हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे ही रहें। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल सिचुएशंस इन मुगल पीरियड, मुगल काल में आर्थिक दशा, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुकी थी। कृषि की दशा के बारे में, कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर, किस प्रकार की जो है कृषि मुगल काल में की जाती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थीं, कहाँ से किन किन स्थानों से किस किस प्रकार की फसल उगाई जाती थी और कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा पॉइंट आया था कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग होते हैं जो कि घर पर ही छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग धंधे कहा जाता है। तो कुटीर उद्योग धंधों के बारे में भी हम कल थोड़ी सी चर्चा कर चुके थे कि कृषक जो हैं गांव में ही या निजी क्षेत्र पर जो है, निजी व्यक्तिगत रूप से जो है छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करते थे और उससे अपनी अर्निंग करते थे। ठीक है, ये था कुटीर उद्योग धंधे। अब नेक्स्ट हमारा आएगा औद्योगिक स्थिति यानी इंडस्ट्रियल। तो औद्योगिक स्थिति मुगल काल में किस प्रकार की औद्योगिक स्थिति थी, मुगल काल में किस प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाते थे, कौन कौन से उद्योग धंधे थे, कौन कौन से स्थान उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थे और उद्योग धंधों में कौन कौन से सामान बनाए जाते थे, यानी किस प्रकार की सामग्री उद्योगों से उत्पादित की जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी। तो ये प्रोडक्शन पूरा, यानी कि कौन सा किस प्रकार से जो है कौन कौन से उद्योगों से कैसा प्रोडक्शन होता था, कहाँ कहाँ सामान भेजा जाता था, कौन कौन से स्थान, शहर और नगर जो है महत्वपूर्ण थे उद्योगों के लिए, ये सब कुछ जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, औद्योगिक स्थिति मुगल काल के अंतर्गत। तो औद्योगिक स्थिति की चर्चा की जाए तो जैसे शहरों में पूरी तरीके से, जैसे गांव में कुटीर उद्योग होते थे, छोटे स्तर पर लगाए गए उद्योग धंधे थे, वैसे ही नगरों में या बड़े शहरों में जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी, बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते थे। तो ये इसके अंतर्गत आएगा हमारा औद्योगिक स्थिति। तो मुगल काल में जैसा कि आप जानते ही हैं कि अकबर के शासनकाल में उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा प्रदान किया गया था और जहांगीर शाहजहाँ के समय में भी बहुत सारे उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। औरंगजेब के समय में भी उद्योग धंधे तो थे, लेकिन क्योंकि उसका समय थोड़ा सा अराजकपूर्ण रहा था तो उद्योग धंधों को में थोड़ी सी गिरावट अवश्य आई थी। ठीक है, ये बात की चीज़ है, हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसमें करेंगे कि औद्योगिक स्थिति किस प्रकार थी और कौन कौन से कारखाने उस समय में थे। तो यदि मुगल काल के अंतर्गत यदि अकबर के समय की बात की जाए तो मुगल काल में पूरी तरीके से जो है उद्योग धंधे, 3 प्रकार के उद्योग धंधे उस समय प्रचलन में थे, यानी कि पूरी तरीके से उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। पहला इसमें आता था हमारा शाही कारखाने। ठीक है, शाही कारखाने। शाही कारखाने क्या होते हैं? शाही कारखाने वो कारखाने होते हैं जो कि राजकीय होते हैं, सम्राट के होते हैं, सम्राट के व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, जिनकी स्थापना सम्राट ही करता है और उनसे जो सामान बनाया जाता है वो सम्राट के लिए ही जो है पूरी तरीके से बनाया जाता है, या उसकी पूरा का पूरा जो है सम्राट ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो शाही कारखाने जो हैं वो पूरी तरीके से राजकीय होते थे, राजा के होते थे, सम्राट के द्वारा ही उनको जो है उनकी देखरेख करवाई जाती थी। तो जैसे कि आईने अकबरी से पता चला है, अबुल फजल की आईने अकबरी में इस चीज़ के बारे में वर्णन दिया गया है कि अकबर के शासनकाल में 100 से अधिक शाही कारखाने थे, यानी 100 जो है पूरी तरीके से फैक्ट्रीज जो थी वो अकबर के शासनकाल में उसकी खुद की व्यक्तिगत थी, राजकीय थी। और ये फैक्ट्रीज जो ज़्यादातर लगाई गई थी ये थी आगरा। ठीक है, आगरा के अलावा जो है ये लाहौर, इसके अलावा जो है ये थी अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी वगैरह में भी थी, 1-2 बंगाल में भी थी। तो इस तरीके से ये मेन जगह थी। तो शाही कारखाने यानी वो कारखाने जो राजा के व्यक्तिगत कारखाने होते थे, उन कारखानों में बहुत सारी सामग्रियाँ या बहुत सारे सामान जो है वो प्रोड्यूस किए जाते थे, बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, जैसे सूती वस्त्र है, ऊनी दरियाँ हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, बंदूकें हैं। ठीक है, क्योंकि सेना के लिए सैन्य सामग्री बनाई जाती थी, तो सेना के लिए बंदूकें हैं या सेना लड़ने के लिए और भी बहुत सारे हथियार जो है बनाए जाते थे इन कारखानों में। इसके अलावा एक और जो कारखाना होता था वो पत्थरों को तराशने वाला कारखाना होता था। ठीक है, यानी कि
इन कारखानों के अंतर्गत जो है सूती वस्त्र तो है ही, सूती वस्त्र हुआ, ऊनी वस्त्र हुआ, इसके अलावा जो है रेशमी वस्त्र, ये बंगाल में ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते थे। तो इसके अलावा औजार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। औजार जो हैं वो कृषि के लिए भी बनाए जाते थे और लड़ने के लिए भी, युद्ध के लिए भी औजारों का निर्माण किया जाता था। एक और जो उद्योग होते थे वो थे पत्थरों को तराशने का उद्योग, ठीक है, पत्थर तराशे जाते थे, पत्थर तराशने के उद्योग भी मुगल काल में काफ़ी प्रसिद्ध थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह जगह अलग अलग जगहों से पत्थर मंगाया जाता था और उन पत्थरों को तराशा जाता था, पूरी तरीके से उन पर डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती थी, उन्हें जो है थोड़ा सा चिकना किया जाता था। उसके बाद उन पत्थरों से जो है बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता था। तो ये आप जानते ही हैं कि मुग़ल काल के अंतर्गत या मुग़ल काल में बहुत सारी जो है इमारतों का निर्माण हुआ है, जैसे ताजमहल हुआ, फतेहपुर सीकरी हुए, बहुत सारी इमारतें हैं, बुलंद दरवाज़ा है, इसके अलावा जो है बहुत सारी इमारतें जो है इस समय बनाई गई थी, तो लाल किला है। तो इस तरीके से पत्थर तराशने का जो है काम, ये भी जो है एक उद्योग धंधों के अंतर्गत ही आता था। तो ये शाही कारखाने के जो है प्रमुख उद्योग धंधे थे जो कि उस समय प्रचलन में थे। एक चीज़ और, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अकबर ने अपने समस्त कारखानों की देखरेख करने के लिए या प्रबंध करने के लिए, ठीक है, अकबर ने अपने समस्त कारखानों को प्रबंध करने के लिए एक प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त कर रखा था, जिसे कहा गया था दीवान ए बुतियान, ठीक, दीवान ए बुतियान, आपको ध्यान रखना है, दीवान ए बुतियात नामक अधिकारी जो था, ये अधिकारी शाही कारखानों की देखरेख करता था, शाही कारखानों का प्रबंध करता था, यानी प्रबंध करने वाला अधिकारी का नाम था दीवान ए बुतियात। अकबर के शासनकाल में इस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसका काम समस्त कारखानों की देखरेख करना था, समस्त कारखानों का प्रबंध करना था। इसके अलावा जो है जैसे प्रत्येक कारखाना, जैसे सूती वस्त्र कारखाना हुआ, ऊनी वस्त्र हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ, औजार बनाने वाला कारखाना हुआ, समस्त कारखाने अलग अलग होते थे, अलग अलग जगहों पर ये जो है थे। तो इनमें भी यानी कि एक पर्टिकुलर कारखाने के लिए एक पर्टिकुलर अधिकारी भी नियुक्त होता था, ठीक है, और उन अधिकारियों के लिए एक मुंशी और एक मुसर्रफ भी नियुक्त होता था, ठीक है। एक मुंशी यानी कि जो कि पूरी तरीके से जो है लेखा जोखा रखता है, लिखने का काम जो करता है। मुसर्रफ का काम जो है कार्य की देखभाल करना था। तो दीवान ए बुतियात तो इन समस्त कारखानों के ऊपर होता था, लेकिन पर्टिकुलर एक एक कारखाने के लिए भी एक एक पर्टिकुलर अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से जो है प्रबंध किया गया था अकबर के द्वारा, यानी बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसने बनाया था, बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है जितने भी उद्योग थे उन उद्योगों को चलाने के लिए जो है व्यवस्था की गई थी अकबर के द्वारा। अब जो है नेक्स्ट इसमें आएगा, ये तो शाही कारखाने हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा आएगा इसमें, शाही कारखाने के अलावा जो है दूसरे प्रकार के जो कारखाने होते थे, दूसरे कारखाने में हमारा आएगा अमीरों के कारखाने, ठीक है, अमीरों के कारखाने। अमीरों के कारखाने वो कारखाने होते थे जो कि राजकीय परिवार से संबंधित भी होते थे, यानी राजा के नहीं थे, लेकिन राजा के जैसे पुत्र हैं, सम्राट के जो बहुत सारे युवराज वगैरह होते थे, वो लोग भी अपने जो है कारखाने उनमें रखते थे या अपने कारखाने स्थापित कर लेते थे। इसके अलावा जो है राजा के मंत्री होते थे, ठीक है, राजा के जो मंत्री वगैरह होते थे, जो अमीर होते थे, मंत्री हुए, राजकुमार हुए, इन लोगों ने भी अपने कारखाने स्थापित कर रखे थे। तो ये लोग भी अपने जो है कारखाने स्थापित करते थे और उनसे जो है आय भी प्राप्त होती थी, जिसे कि वो अपने कार्यों में लेते थे। तो इस तरीके से जो है मंत्री, राजकुमार वगैरह इनके भी अपने कारखाने होते थे जिनमें कि सामान वगैरह बनता था। जैसे कि पूरी तरीके से जो है अमीर खुसरो की जो रचना है आईन अकबरी, उससे पता चलता है कि अकबर के मंत्रियों के बहुत सारे कारखाने जो हैं
वो बंगाल में भी थे, आगरा में भी थे, दिल्ली में भी थे। दिल्ली जो है महत्वपूर्ण जगह थी, दिल्ली में बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए थे। इसके अलावा जो है अहमदनगर में भी बहुत सारे कारखाने इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, ऐसा जो है इन स्रोतों से पता चलता है। तीसरे प्रकार के जो कारखाने थे वो थे निजी कारखाने। ठीक है, निजी कारखाने तीसरे प्रकार के कारखाने थे। तो निजी कारखाने जो थे ये कुछ धनी व्यक्तियों के हुआ करते थे, जो काफ़ी धनाढ़ होते थे, व्यापारिक वर्ग वगैरह के धनाढ़ लोग, इन लोगों के द्वारा जो है अपने खुद के निजी कारखाने भी स्थापित किए गए थे, जो इनमें की बहुत सारी सामग्रियाँ बनाई जाती थी। जैसे सेना की ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत सारे सामान बनाए जाते थे, वस्त्र आदि भी बनाए जाते थे। इसके अलावा जो है आभूषण आदि भी बनाए जाते थे। तो ये जो है 3 प्रकार के कारखाने थे। एक तो शाही कारखाने, दूसरा अमीरों के कारखाने और निजी कारखाने। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के कारखाने होते थे। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पूरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य में औद्योगिक स्थिति काफ़ी अच्छी प्रकार से थी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आएगा कि कारखानों से उत्पादित वस्तुएं। ठीक है, उत्पादित वस्तुएं कौन कौन सी सामग्रियां जो हैं बनाई जाती थीं उद्योग धंधों के अंतर्गत। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा उत्पादित वस्तुएं कि कौन कौन से सामान जो है कारखानों से बनाए जाते थे। इसमें सबसे पहला हमारा आएगा रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्र। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण था। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्र जो है वो मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा फेमस था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सबसे ज़्यादा सामान जो है, सबसे ज़्यादा माल इन्हीं कपड़ों का ही उत्पादित होता था। जगह जगह पर कारखाने लगाए गए थे और इन कारखानों से रेशमी, ऊनी, सूती वस्त्र बनाए जाते थे। रेशमी वस्त्र जो हैं वो ज़्यादातर शाही परिवार की महिलाएँ ही प्रयोग करती थी। ऊनी और सूती वस्त्र जो हैं वो आम जनता में ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है आएगा इसमें लकड़ी का फर्नीचर हुआ जैसे। ठीक है, लकड़ी के फर्नीचर वगैरह। इसके अलावा तीसरा इसमें आएगा आभूषण। जैसा कि आपको पता है राजा महाराजाओं के समय में जो है आभूषणों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। आभूषणों का प्रयोग बहुत ज़्यादा या बहुतायत संख्या में होता था। राज परिवार की महिलाएं जो है बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग करती थीं। आम जनता में भी आभूषण पहने जाते थे। अमीर वर्ग की जो महिलाएं थी या अमीर मंत्री वगैरह जो होते थे उनके पारिवारिक जो महिलाएं थीं वहाँ भी आभूषणों का प्रयोग होता था। इवन राजा महाराजा अमीर भी जो है बहुत सारे आभूषण पहनते थे। तो उस समय सोने और चांदी, ठीक है, सोने और चांदी दोनों प्रकार के आभूषण जो हैं बनाए जाते थे और बहुत सारे कारखाने आभूषण बनाने के लिए स्थापित थे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत या मुग़ल काल में। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है सामान उत्पादित होते थे, जैसे कि औजार। नेक्स्ट आएगा इसमें औजार बनाने के भी बहुत सारे कारखाने स्थापित होते थे। औजार क्योंकि आपको पता ही है कि मुग़ल साम्राज्य एक बड़ा विशाल साम्राज्य था और एक बड़ा विशाल साम्राज्य किसके बल पर स्थापित किया गया था? सेना के बल पर स्थापित किया गया था और सेना को औजार की आवश्यकता होती ही है। तो भारी संख्या में औजार बनाने के लिए भी कारखाने स्थापित होते थे। बंदूक है, इसके अलावा बारूद वगैरह जो बनाना है, तोपें बनानी हैं, इसके अलावा तलवार, ढाल, ये जो है ये औजारों के अंतर्गत सब कुछ इसमें आता था, सारा का सारा। इसके अलावा जो है पीतल के बर्तन हैं, शीशे के बर्तन हैं, दरी बनाने का काम है। ठीक है, कश्मीर में शॉल बनाए जाते थे। कुछ जो है कागज़ भी बनाया जाता था, कागज़ वगैरह बनाने का भी कारखाने थे। बहुत ही कम अल्प संख्या में थे, लेकिन उस समय कागज़ भी बनाया जाता था। तो ये जो है उत्पादित चीज़ें थी जो मुग़ल काल में के उद्योग धंधों में उत्पादित की जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध नगर, यानी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों पर प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध नगर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके आएगा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध नगर, कि कहाँ जो है कौन कौन से नगर जो हैं वो प्रसिद्ध थे उद्योग धंधों में। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा आता है आगरा। ठीक है, आगरा जो कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। दूसरा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आगरा भी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वैसे ही जो है उद्योग धंधों के लिए भी आगरा बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली में भी जो है बहुतायत संख्या में भारी मात्रा में कारखाने लगाए गए थे।
इसके अलावा हमारा एक और आएगा बनारस, जो कि कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, कपड़ों के कारखाने यहाँ लगे हुए थे। बीदर, ठीक है, दक्षिण में है ये बीदर, बीदर भी जो है यहाँ भी बहुत सारे कारखाने थे। इसके अलावा बंगाल, ठीक है, बंगाल भी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। गुजरात, गुजरात भी वस्त्र उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ जो है ये प्रमुख केंद्र थे मुगल काल के अंतर्गत, जहाँ के बहुतायत मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। इसके अलावा ढाका, ठीक है, ढाका, ढाका भी जो है बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का मलमल बहुत प्रसिद्ध है ढाका का। यहाँ रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे ढाका से। इसके अलावा जो है जोधपुर, ठीक है, हम जोधपुर में रहते हैं तो जोधपुर के बारे में तो पता होना चाहिए। तो वही जोधपुर और अलवर, ठीक है, जोधपुर और अलवर से जो हैं वो कालीन बनाई जाती थी। कालीन, मुगल काल में कालीनों का बड़ा प्रचलन था, तो जोधपुर अलवर में जो है विशेष रूप से कालीन बनाई जाती थी और बहुत प्रसिद्ध भी थी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। फतेहपुर सीकरी में और अकबर ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी ट्रांसफ़र की थी, लेकिन बाद में जो है फिर वापस आगरा ले गया था। तो फतेहपुर सीकरी भी इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा जो है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंतर्गत भी या अहमदाबाद में भी बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए थे। इसके अलावा बम्बई, सूरत, ठीक है, ये सब गुजरात, बम्बई जो है वो महाराष्ट्र में है, सूरत गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है। तो ये जो है ये स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा हुगली, ठीक है, हुगली कहाँ है? हुगली गुजरात में नहीं है, हुगली जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। तो हुगली भी जो है वो कारखानों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो है कुछ जो अमीर वर्ग के लोग थे वो जूतों का बहुत शौक़ रखते थे, तो आगरा में बहुत सारे जो है जूते आदि भी बनाए जाते थे। तो चमड़े का उद्योग भी उस समय प्रचलन में था। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में सोने की खानें थीं और वहाँ से जो है बहुतायत मात्रा में सोना प्राप्त किया जाता था और आभूषण आदि बनाए जाते थे। तो इस तरीके से पीतल हुआ, कांसा हुआ, ये सब जो है बर्तन आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इसके अलावा एक और जगह भी थी मकराना, ठीक है, मकराना, मकराना का नाम आप जानते हैं, हम राजस्थान निवासी हैं, राजस्थान के हैं, तो मकराना को नागौर के पास मकराना जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि आप जानते ही हैं शाहजहाँ को संगमरमर का बहुत शौक़ था। संगमरमर से बनी इमारतों, उसने बहुत अधिक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग किया है अपनी इमारतों में। तो ये सारा का सारा संगमरमर जो है ये मकराना से मंगाया जाता था, उसके बाद उस पर पॉलिश की जाती थी और उसके बाद उससे इमारतों का निर्माण कराया जाता था। तो मुल्तान और लाहौर, ठीक है, इसमें संगमरमर में एक दो नाम और आते हैं, एक है मुल्तान और दूसरा लाहौर। यहाँ से संगमरमर की टाइल्स मंगाई जाती थी, तो ये भी महत्वपूर्ण रहा है स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो यहाँ भी जो है बहुत सारे कारखाने स्थापित थे। तो इस तरीके से जो है मुगल काल में जो उद्योग धंधे थे वो अपने बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बहुत सारे स्थानों पर जो है उद्योग धंधों को स्थापित किया गया था और इन उद्योग धंधों के आधार पर जो है मुगल काल अपने समृद्ध रूप में आया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी पॉजिटिव पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हो गए। लेकिन यदि हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी हिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी क्वेश्चन का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन आ ही जाता है। जैसे कि मुगल कालीन आर्थिक दशा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? हमने सारी पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ आलोचनात्मक पॉइंट्स भी होते हैं, यानी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी इसके अंतर्गत आता है। तो उस क्रिटिसिज्म के अंतर्गत यानी उद्योग धंधों का यदि हम क्रिटिसाइज़ करें या उद्योग धंधों के ऊपर हम क्रिटिसिज्म लिखें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि जो कारखानों में जो जितने भी मज़दूर जो थे, मज़दूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो एक अलग बात है कि कारखाने बहुतायत मात्रा में स्थापित थे, जगह जगह नगर जगहों पर जो है कारखाने थे, भारी मात्रा में जो है सामान या वस्तुएं उत्पादित होती थी, बहुत अच्छा था, समृद्ध था, लेकिन मज़दूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी मज़दूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पॉइंट जो है ये हमारा आएगा क्रिटिसिज्म के अंतर्गत। मज़दूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। कारखाने तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कारखानों के प्रांगण ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है, प्रांगण यानी कि जो उनका जो पूरा एरिया जो होता था वो एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, प्रांगण अच्छे नहीं थे। ठीक है,
एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है पूरी तरीके से संचालित नहीं किया जाता था। दस्तकार जो होते थे, जो वहाँ काम करते थे, यानी कि वो मजदूर ही हो गए, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। इसके अलावा प्रशिक्षण देने की भी कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरीके से ये इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया। तो लेकिन फिर भी यदि ऑल ओवर मूल्यांकन किया जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पॉइंट जो है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट मिला के लिखने हैं। तो इसीलिए आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये चीज़ भी देंगे कि चाहे उसमें कुछ कमियां थीं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर यदि चर्चा की जाए तो मुगल काल के जो उद्योग धंधे थे वो बहुत ही अच्छे और समृद्ध स्थिति में थे, और इस समृद्ध स्थिति के कारण ही मुगल काल की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उद्योग धंधे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, सेकेंड पॉइंट, वो है हमारा आंतरिक व्यापार। ठीक, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार यानी मुगल काल के अंतर्गत जो है व्यापार की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। मुगल काल के जो सम्राट थे, सम्राटों ने जो है व्यापार को डेवलप करने के लिए, व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए भरपूर योगदान दिया था। उसमें शेर शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, शेर शाह के द्वारा बहुत सारे जो है रोड बनाए गए थे, और उन रोडों के माध्यम से जो है सामान्य यातायात की व्यवस्था की गई थी। तो शेर शाह का नाम जो है वो रोड्स बनाने के लिए, व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए लिया जाता है, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लिया जाता है। तो उस पर यानी कि शेर शाह के द्वारा दिखाए गए मार्ग के आधार पर ही अकबर ने भी व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था, या व्यापार को पूरी तरीके से प्रोत्साहन दिया। तो उसने जो है इसमें नंबर 1 आएगा स्थल मार्ग। किस प्रकार से, यानी स्थल मार्ग के द्वारा जो है किस प्रकार से व्यापार किया जाता था। तो स्थल मार्ग में से अकबर के समय में जो है बहुत सारे जो है यातायात के लिए रोड बनाए गए थे। उन रोडों में जैसे काबुल से लाहौर तक जाता था, लाहौर से कश्मीर तक जाता था, कंधार से मुल्तान तक जाता था, मुल्तान हिसार होते हुए दिल्ली, आगरा, ठीक है, अजमेर, जोधपुर होते हुए गुजरात तक भी जाते थे। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक जाते थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे रोडों का या स्थल मार्ग के द्वारा जो है व्यापार इधर से उधर किया जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है व्यापार किए जाते थे। बहुत सारे जो है रोड्स इस समय बनाए जाते थे, जिन्हें शाही सड़क कहा जाता है। ठीक है, शाही सड़कों के माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा जल मार्ग। ठीक है, यानी कि स्थल मार्ग के साथ साथ जो है जल मार्ग के माध्यम से भी व्यापार किया जाता था। तो जल मार्गों में जो है नदियों के माध्यम से सामान इधर से उधर लाया जाता था, और नदियों के द्वारा जो है सामान को लाते थे। तो वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता था बजाय स्थल मार्ग के। बदले में इन व्यापारियों को जो है चुंगी कर देना पड़ता था। ठीक है, अब है हमारा कि प्रमुख जो है व्यापारिक स्थल, प्रमुख व्यापारिक केंद्र जिनको हम बोल सकते हैं। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से व्यापारिक केंद्र इस समय जो है प्रचलन में थे, उसमें आगरा, दिल्ली, सूरत, बम्बई। ठीक है, ये जो है प्रमुख जो है व्यापारिक स्थल थे उत्तरी भारत के अंतर्गत। इसके अलावा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद भी काफ़ी प्रसिद्ध था। सूरत, भड़ौच, ये भी प्रसिद्ध था। बनारस जो कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, और पटना से बहुत अच्छे सूती और रेशमी वस्त्र मंगाए जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो व्यापार के लिए भी जो है बहुत सारे स्थानीय व प्रमुख केंद्र जो है उस समय थे, जहाँ से कि व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों माध्यम से किया जाता था। तो इस तरीके से व्यापारिक रूप से भी या व्यापार के लिए भी जो है मुगल काल पूरी तरीके से फेमस था, और अपने इसी व्यापार के दम पर जो है मुगल काल में शाही शासकों के द्वारा एक अच्छा समृद्ध जो है साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा विदेशी व्यापार। ठीक है, ये हो गया